तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। लखनऊ में एक थाना लगता है बिजनौर थाना। हालांकि बिजनौर एक दूसरी जगह का भी नाम है, लेकिन लखनऊ में एक थाना है बिजनौर थाना। और इसी थाना क्षेत्र में एक इलाका लगता है सरवन नगर। और इसी सरवन नगर में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम था धीरेन्द्र सिंह। ठीक ठाक इनके पास पैसा था, लिहाजा इन्होंने एक मकान बना रखा था, खुद दूसरी जगह रहते थे। अब मकान बना रखा था और चूँकि लखनऊ जैसी जगहों पे जो मकान होते हैं अगर आप उन्हें किराए पे दें तो एक अच्छी खासी रकम आ सकती है, उससे इनकम होती है। तो चूँकि इनके पास एक एक्स्ट्रा मकान था तो इन्हें लगा कि क्यों ना इस मकान को किराए पे दे दिया जाए और मकान की सुरक्षा भी होती रहेगी, साफ़ सफाई भी होती रहेगी, पैसे भी आ जाएंगे। इसी सोच के साथ फिर धीरेन्द्र ने तलाश करना शुरू किया कि कोई आए और ले ले मकान को किराए पे। इत्तेफाक से 25 दिन पहले की बात है, यानी आज से 25 दिन पहले की बात है। एक शख्स आता है जिसका नाम था राम लखन गौतम। कहता है कि मुझे किराए पे मकान चाहिए। अब धीरेन्द्र को भी तलाश थी, उन्होंने फिर पूछा कि किसके साथ आप रहेंगे। राम लखन ने बताया कि मैं, मेरी बीवी ज्योति और मेरे 2 बच्चे, उसमें से एक बेटा है एक बेटी है, टोटल 4 लोग रहेंगे। उसके बाद फिर जो धीरेन्द्र थे उन्होंने भाड़ा बता दिया कि मुझे इतने पैसे रेंट चाहिए महीने के। राम लखन ने भी कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। धीरेन्द्र ने बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट देख लिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या दोनों सच में शादीशुदा हैं या नहीं, ये तमाम चीज़ें जो एक फॉर्मेलिटी होती है वो तमाम चीज़ें करने के बाद धीरेन्द्र ने जो मकान था उसको राम लखन के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद अपना 1 महीने का एडवांस लिया। लेने के बाद वो अपने घर पे चले गए। अब इधर जो राम लखन है अपनी बीबी और अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। इधर धीरेन्द्र अपने काम में बिजी, इस मकान से उनका कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं। लेकिन अभी चंद दिन पहले की बात है, लगभग 2 या 3 दिन पहले की बात है, जो धीरेन्द्र है वो सोचते हैं कि चलो एक बार देख लेते हैं कि मकान का क्या हाल है, रहने वाले ठीक ठाक तरीके से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत गंदगी वगैरह कर रहे हैं। आमतौर पे कई बार कई ऐसे लोग आ जाते हैं रहने कि जितना रहते नहीं उससे ज़्यादा दीवारों को वो ख़राब कर देते हैं, और ख़ासकर इस फैमिली में 2 बच्चे भी थे। लिहाजा धीरेन्द्र आते हैं देखने के लिए। जैसे ही पहुंचते हैं घर के सामने और मेन गेट खोलते हैं, खोलने के बाद अंदर जाते हैं, उन्हें बड़ी तेज़ बदबू महसूस होती है। अब बदबू और घर के अंदर से धीरेन्द्र थोड़ा परेशान। उन्होंने बुलाना शुरू किया सबको, यानी जो राम लखन थे, उनकी जो वाइफ ज्योति थी, बच्चे थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा भी बाहर से बंद और अंदर से बदबू आ रही है। ये चीज़ धीरेन्द्र देख रहे हैं। देखने के बाद परेशान कि किस चीज़ की बदबू है और ताला क्यों बंद है। इत्तेफाक से बगल में खिड़की थी तो उन्होंने सोचा कि चलो खिड़की से झांक के देख लेते हैं। जैसे ही धीरेन्द्र झांक के देखते हैं, अंदर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखने के बाद फ़ौरन उनकी चीख निकलती है। बदहवास वो भाग के बाहर आते हैं, आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं। फ़ौरन सब लोग वापस जाते हैं। खिड़की के अंदर जब झांका जाता है तो एक डेड बॉडी दिखती है। बॉडी बुरी तरह काली हो चुकी थी और लगभग डिकम्पोज हालत में थी। फ़ौरन पुलिस को इत्तला किया गया। पुलिस भी मौके पे पहुंची। पहुंचने के बाद घर का ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ने के बाद पुलिस वालों को उम्मीद थी कि अंदर एक लाश मिलेगी और कुछ सबूत मिलेंगे, लेकिन जैसे ही ताला तोड़ा जाता है अंदर तो कुछ और ही मिलता है। अंदर का मंजर इतना भयानक था कि देखने के बाद पुलिस वाले भी कई रातों तक न सो पाए। अंदर टोटल 3 बोरे रखे थे। हर एक बोरे में एक एक लाशें रखी थी, यानी एक लाश एक महिला की यानी ज्योति की और 2 लाश बच्चों की, यानी जो बिटिया थी जिसका नाम था पायल, 6 साल उसकी उम्र रही होगी, और बेटा जो था 3.5 साल 4 साल का आनंद। अब टोटल 3 लाशें। घर का जो मालिक था वो सामने खड़ा था, जिसको किराए पे दिया गया था वो गायब था। लाशें देखने के बाद ही लग रहा था कि ये कई दिन पुरानी है, बुरी तरह डिकम्पोज है। साथ ही बोरे में रखा गया था, इसका मतलब था कि किसी ने कत्ल करके कहीं और नहीं बल्कि घर के अंदर ही ठिकाने लगा दिया। तो फिर कौन? तो ज़्यादा कोई सोचने या फिर ज़्यादा डाउट की बात थी नहीं, क्योंकि घर में जो एक बाकी बचा शख्स था यानी ज्योति का पति राम लखन, वो गायब था। तो फिर डाउट कहीं और जाना था नहीं। पुलिस वालों को और जो धीरेन्द्र थे उनको फ़ौरन डाउट हुआ
कि जो राम लखन है उसी ने किराए पे लिया था, वो गायब है तो उसी ने कुछ किया होगा। उसके बाद अब राम लखन की तलाश शुरू हुई। तमाम लोगों से पता किया गया कि राम लखन है कहाँ, कहीं कोई जानकारी ही नहीं मिली। उसके बाद धीरेन्द्र से पूछा गया कि क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लिया था। धीरेन्द्र ने कहा कि हाँ, उसका आधार कार्ड और उसकी 2 कॉपी मेरे पास है और बाकी कुछ और डिटेल्स हैं जिससे उसका एड्रेस ईजिली मिल जाएगा। पुलिस ने कहा कि चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। धीरेन्द्र ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। जो एड्रेस था उसमें बलरामपुर का था। अब पुलिस की एक टीम बलरामपुर जाती है, उसके पैतृक गांव। जाने के बाद पता करती है तो पता चलता है कि राम लखन तो यहाँ आया ही नहीं है। अब पुलिस वाले फिर मुसीबत में कि 3 लाशें बुरी तरह डिकम्पोज, जो कातिल जिसके ऊपर डाउट जा रहा वो फरार, उसकी ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं, घर पे वो आया है नहीं, तो इतनी बड़ी दुनिया उसको खोजें कहाँ। बहरहाल पुलिस वाले तफ्तीश करते रहे, छानबीन करते रहे। इधर पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो मरने वाली महिला ज्योति है उसका गला घोटा गया और जो दोनों बच्चे हैं उनको बुरी तरीके से पीट के मारा गया। अब आप सोच के देखिए कि पुलिस के सामने एक ऐसा केस था जिसमें एक फादर जिसके ऊपर डाउट था और उसके ऊपर ये आरोप लग रहा था, जो सर्कमटेंशियल एविडेंस है यानी परिस्थितिजनक साक्ष्य, उस हिसाब से कि एक फादर ने अपनी बीवी का पहले गला घोटा और फिर बच्चों को पीट पीट के मार दिया और इतना करने के बाद वो फादर फरार हो जाता है। तो यहाँ सवाल उठना लाजमी था कि आखिर एक फादर ऐसा क्यों करेगा। पुलिस ने तलाश तेज कर दी। सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ, रिश्तेदारों से पूछताछ, और उसका जो मोबाइल नंबर था उसको भी सर्विलांस पे लगा दिया। नंबर इत्तेफाक से ऑफ था, लेकिन अभी कल की बात है, जो नंबर है वो स्विच ऑन हो जाता है। अब नंबर स्विच ऑन हुआ, पुलिस वालों की आंखों में चमक आई। फ़ौरन लोकेशन निकाला गया तो पता चला कि लोकेशन जो है वो सोहरा मऊ इलाके का है। पुलिस की एक टीम भाग के सोहरा मऊ जाती है। नंबर को जीरो इन करते करते, ट्रैक करते करते अंत में राम लखन पुलिस के हत्थे चढ़ता है। हत्थे चढ़ने के बाद पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करके थाने लाते हैं और रास्ते से ही पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि आखिर तुमने अपनी बीवी और बच्चों को क्यों मारा। चूँकि वो फरार था, इस हिसाब से पूरा शक भी उसी पे था। तो शुरुआत में तो उसने कई सारी कहानियाँ बताई कि मैंने नहीं मारा, मैं तो यूं ही चला गया था, ऐसा वैसा। लेकिन चूँकि अब क्राइम सीन पे उसकी गैर मौजूदगी, चूँकि वहाँ पे वो मिलता अगर उसने कुछ किया ना होता, वो फरार था। इधर लगातार उसने अपनी बीवी और बच्चों की हाल खबर ली नहीं, तो फिर डाउट हुआ। पुलिस ने फिर शक्ति बरती और जब शक्ति बरती तब राम लखन टूटता भी है और एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद चाहे पुलिस वाले हैं चाहे जो हों, एक बार हैरान हो जाते हैं कि एक आदमी इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो सकता है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है साल 2014 में। दरअसल साल 2014 में जो राम लखन था उसकी उम्र बमुश्किल 14 या 15 साल रही होगी। 14-15 साल का वो शख्स, बलरामपुर में उसका घर था, वहीं पे पैदा हुआ, पला बड़ा, पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, तो कच्ची उम्र से ही उसे काम पे लगा दिया गया। उसे भेजा गया अलग अलग जगहों पे कि भैया जाओ अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करो, घर की माली हालत इतनी ठीक नहीं है। तो राम लखन अलग अलग शहरों में जाके नौकरी करता है, कभी दिल्ली कभी कहीं और ऐसे ही साल 2014-15 में वो पहुंच जाता है मुंबई जाता है, वहाँ पे काम करता है। वहाँ पे इत्तेफाक से उसने राजमिस्त्री का काम शुरू किया। काम करने के दौरान ही उसकी मुलाकात अपने ही उम्र की एक लड़की से होती है जिसका नाम था ज्योति। ज्योति से वो मिलता है, ज्योति उसे देखती है, वो ज्योति को देखता है, दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत होते होते दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब इत्तेफाक से या फिर बदकिस्मती कहें, खुशकिस्मती कहें, या फिर चाहे जो कह लीजिए आप, ज्योति के आगे पीछे ज़्यादा कोई था नहीं और इधर राम लखन भी अपने हिसाब से कमा रहा था, तो फिर ज़्यादा इसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों ने वहाँ शादी कर ली। शादी करने के बाद अब दोनों एक दूसरे के साथ कमाने लगे, एक दूसरे के साथ शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ाई, अपनी गृहस्थी सजाई। और ये चीज़ें होने के बाद फिर ज्योति प्रेग्नेंट होती है और उसने एक बिटिया को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने पायल रखा। थोड़ा वक्त और आगे बढ़ा, उसके बाद फिर प्रेग्नेंट हुई, एक और बेटा पैदा होता है, उसका नाम आनंद रखा गया। अब परिवार जब बढ़ने लगा इधर, फिर ये लोग मुंबई से शिफ्ट भी हो गए। उसी दौरान कोरोना वगैरह भी आया था, तो मुंबई छोड़ के इन्हें अपने पैतृक गांव आना पड़ा।
इसके बाद फिर बच्चे भी उस टाइम छोटे थे, उसी कोरोना टाइम में आनंद पैदा भी हुआ था, तो फिर उस टाइम कुछ किया भी नहीं जा सकता था, कहीं चला भी नहीं जा सकता था। लेकिन आनंद जब लगभग 1-2 साल का हो गया, यानी साल 2021-22 की बात है, तो फिर इन्हें लगा कि वापस कहीं और चलते हैं और कहीं और कमाया जाए। तो कहाँ? तो पहले तो ये लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में ये काम करते हैं, लेकिन दिल्ली में रहना खाना ये तमाम चीज़ें बड़ी मुश्किल, और बलरामपुर से दिल्ली की दूरी भी काफ़ी ज़्यादा, तो इन्हें बड़ी मुश्किल होने लगी कि बच्चे छोटे हैं, कभी मायके जाना हो या फिर ससुराल जाना हो, तो फिर बड़ी मशक्क़त हो जाती है। एक काम करते हैं, कहीं और चलते हैं। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि चलो दिल्ली से मुंबई चलते हैं या फिर लखनऊ चलते हैं। मुंबई दूर लगा, ये लोग लखनऊ आ जाते हैं। अब लखनऊ में जो रामलखन था अपना राजमिस्त्री का काम शुरू करता है, इधर ज्योति भी छोटी मोटी जगहों पे काम करने जाती है, और उस दौरान ये लोग चिन्हट इलाके में रहा करते थे। चिन्हट इलाके में रहने के दौरान अब अचानक से जो ज्योति थी उसका झुकाव किसी और लड़के की तरफ होने लगा। इत्तेफाक से उसे एक लड़का मिलता है, उससे बातचीत होने लगी, बातचीत आगे बढ़ी, दोनों के बीच फिर से प्यार होता है। और अपनी बेटी और अपने बेटे को छोड़ के, जो अभी तक रामलखन ने बताया अपने बयान में जो कह रहा, जो ज्योति है वो चली जाती है उस लड़के के साथ रहने, और उसी चिन्हट इलाके में लगभग कई महीनों तक दोनों रहते हैं। अब रहने के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ कायदे से लिव इन में रह रहे थे। इधर रामलखन जो था उसका गुस्सा 7वें आसमान पे कि उसकी जो बीवी है, जिसे वो प्यार करता था, जिसे वो शादी करके लाया, ये दोनों प्रेम संबंध को तोड़ के जो बीवी है किसी और के साथ प्रेम में है। तो रामलखन को भी ये चीज़ें बर्दाश्त हो नहीं रही थी। कुछ टाइम तक वो रिलेशन चला। इधर ज्योति को भी अपने बच्चों की याद आई, उधर ब्रेकअप हुआ। ज्योति उसे छोड़ती है और वापस आ जाती है। अब ज्योति वापस आ जाती है, लेकिन आने के बाद अब रामलखन के मन में गुस्सा था, नाराज़गी थी, अपनी बीवी से ही नफरत थी कि बच्चों को छोड़ के तुम कहीं और क्यों गई। तो फिर वो बातें मन में गूंजती रही, और अंत में 28 मार्च की बात है, रात में जब ज्योति सो रही थी, तब सोने के दौरान ही रामलखन शायद ड्रिंक करके आता है या फिर क्या मामला था, क्योंकि उसने बयान में भी बड़ा गोलमोल बात बोला है। आने के बाद वो गुस्से में अपनी बीवी के ऊपर हमला करता है, दुपट्टे से ही उसका गला घोंटता है और तब तक गला कसता है जब तक ज्योति की मौत नहीं हो जाती। अब ये बयान जब वो दे रहा था और पुलिस वाले तमाम बयान सुन रहे थे, तो फिर एक सवाल उठा कि चलो तुमने बीवी को मारा, चूँकि वो किसी के साथ संबंध में थी, किसी से प्यार करती थी, आखिर तुमने बच्चों को क्यों मारा। तब उसने उस पर जो कुछ कहा वो बड़ा हैरान करने वाला था। दरअसल रामलखन बताता है कि जब वो अपनी बीवी को मार रहा था, उसी दौरान जो बच्चे थे वो छुड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि पापा मत मारिए, पापा मत मारिए। कोई पैर पकड़ रहा था, कोई हाथ पकड़ रहा था। तो कत्ल करने के दौरान उसे बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, और ये डिस्टर्बेंस उसे मंजूर थी नहीं, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना आप बच्चों को भी मार दें। उसी आवेश में पहले तो अपने बेटे को मारता है। मारने के बाद फिर ज्योति लगभग मर ही चुकी थी, क्योंकि बेटा ज़्यादा रो रहा था, बिटिया थोड़ी सी शांत थी। अब एक बिस्तर है, उस पर 2 लाशें हैं। बिटिया डर के सहम के चुप है। अब ज्योति राइट साइड में, बच्चे की लाश उसके बाद, इधर बीच में जो आनंद है उसकी लाश है, उसके बाद फिर जो रामलखन है वो पड़ा है, उसके बाद जो बिटिया है पायल, वो बिस्तर पे टोटल 4 लोग हैं, 2 मरे हालत में, 2 जिंदा हालत में। इसके बाद इत्मीनान से जो रामलखन है वो सोता है। सोने के बाद कुछ देर तक जब वो सोता है, फिर उसे लगता है कि नहीं, ये जो मेरी बेटी है ये अगर जिंदा रहेगी तो ये कहीं ना कहीं मुँह खोल देगी और मैं फंस जाऊँगा। तब कुछ देर बाद अपनी बेटी को भी मारता है, यानी 2 कत्ल करता है, फिर आराम से थोड़ी देर तक सोता है, सोने के बाद फिर बेटी को मारता है। इतना करने के बाद वो फिर सो जाता है। सोने के बाद अगले दिन काम पे जाता है। घर में 3 लाशें पड़ी हैं। काम करके वापस आता है, उसी बिस्तर पे 3 लाशें, और फिर से सोता है खाना खा के। अब 2 दिन बाद लगभग जब लाशें थोड़ी थोड़ी बदबू करने लगती हैं और इसे लगता है कि अब भांडा फूटेगा और मैं फंस जाऊंगा, तब जाके ये उन लाशों को बोरे में पैक करता है। पैक करने के बाद घर को बंद करता है, लॉक करता है, और वहाँ से 9-11 हो जाता है कि इससे पहले कि किसी को भनक लगे, इससे पहले कि मैं फंस जाऊँ, मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाऊँगा और किसी के हाथ नहीं आऊँगा। लेकिन लगभग 4 दिन बाद जब तगड़ी बदबू फैलती है और इधर धीरेन्द्र जो मकान के मालिक थे वो भी आ जाते हैं देखने के लिए कि मकान की कैसी हालत है, कैसा चल रहा काम, तब वो आते हैं और आने के बाद ऐसी चीज़ें देखते हैं और देखने के बाद तब इस केस का खुलासा होता है। और अब जाके
कल कातिल जो है पुलिस वालों के हत्थे चढ़ता है, जो अपनी बीवी के शक में अपने दोनों बच्चों को भी मार चुका था। तो ऐसे आरोपियों को और ऐसे कातिलों को क्या सज़ा मिले, और क्या मानसिक हालत गजब की रही होगी कि बीवी को मार रहा है, उसी जोश में बच्चों को भी मार दे, तो क्या ही सोच है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और बड़ी ही अफसोसनाक कहानी थी। उम्मीद है कि ऐसी कहानियाँ दोबारा ना सुनानी पड़े। और अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, शायद कोई ठीक ठाक कहानी मिले उससे, ऐसी कहानियाँ ना सुनानी पड़े जो बार बार कहता हूँ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा, सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।